हेलो एवरीवन, दिस इज सस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9 साइंस का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। इसके क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर आई थिंक इट्स 17, क्वेश्चन नंबर 17 तक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 से। द क्वेश्चन इज डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? जितना टेम्परेचर एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होता है, that is called as the latent heat of fusion। उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे, the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि 1 kg of solid लिखा है। देखिए, आप एक आइस को अगर मेल्ट करोगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए उसको कम टेम्परेचर लगेगा। थोड़ा ज्यादा आइस ले लोगे तो उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा। तो हम क्या बोलेंगे, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है? कभी तो कम, कभी ज्यादा चाहिए होता है। इसीलिए हमने एक स्टैंडर्ड अमाउंट फिक्स कर लिया कि 1 kg ऑफ सॉलिड को लेते हैं, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। जितना टेम्परेचर चाहिए होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? जब भी कोई लिक्विड की टेम्परेचर बढ़ाया जाता है वो धीरे धीरे उबलने लगता है ना, बॉयल होने लगता है। जितना टेम्परेचर उसको बॉयल होने के लिए चाहिए होता है उसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वही लिख देंगे, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमको प्रेशर नहीं बढ़ाना है, प्रेशर जितना है एटमॉस्फेयर का उतना ही रहेगा। इसीलिए हमको यहाँ पर लिखना जरूरी है कि एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब हमको लिखना है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ऊपर ही हमने पढ़ा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स मेल्टिंग। अब वेपराइजेशन मीन्स जब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर जितना टेम्परेचर लिक्विड को चाहिए टू बी कन्वर्टेड इनटू गैस दैट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब यहाँ पे भी हम एक स्टैंडर्ड अमाउंट डिसाइड करेंगे कि कितना लिक्विड को हमको कन्वर्ट करना है गैस में। ये तो कभी ज्यादा टेम्परेचर, कभी कम टेम्परेचर ऐसा चाहिए होगा, है ना। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 1 kg ऑफ लिक्विड। ठीक है, लिखते हैं हम डेफिनेशन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure। ये लिखना जरूरी है। At atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। What is sublimation? सब्लिमेशन क्या है? देखिए, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हुआ तो हम उसको बोलने लगे मेल्टिंग। लिक्विड से गैस बन गया तो हम उसको बोले वेपराइजेशन। अब कोई भी सॉलिड अगर डायरेक्टली गैस बन जाए विदाउट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, देन उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। वही हम लिखेंगे यहाँ पर, ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 22। व्हाट इज डिपोजिशन? ये एकदम सब्लिमेशन का ऑपोजिट है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनता है तो सब्लिमेशन, गैस से डायरेक्ट अगर सॉलिड बन जाता है दैट इज डिपोजिशन। तो लिख देंगे, द डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज कॉल्ड एज डिपोजिशन। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23। दैट इज व्हाट इज ड्राई आइस? व्हाई इट इज नेम्ड सो? ड्राई आइस क्या होता है? इसको ऐसा क्यों नाम दिया गया है? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसी को हम ड्राई आइस बोलते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बहुत प्रेशराइज करके उसको सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है और उसको हम बोलते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही वो प्रेशर हम रिलीज कर देते हैं, सडनली वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से गैस बनने लगता है। वही हम यहाँ पर लिखेंगे, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज द ड्राई आइस बिकॉज इट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। यहाँ पे लिखा है 1 एटमॉस्फेयर, तो आप कंफ्यूज मत होइए। यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज करना ही लिखा गया है, लेकिन टू 1 एटमॉस्फेयर। ऐसा क्यों लिखा गया है? क्योंकि आपको थोड़ा सा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको थोड़ा डिक्रीज करना है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है 1 एटमॉस्फेयर तक अगर आप प्रेशर को डिक्रीज कर देते हो विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। डिफाइन इवापोरेशन। लिक्विड जब भी वेपर में कन्वर्ट होता है, याद रखिए आपको यहाँ पर गैस नहीं लिखना है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है ऐसा नहीं लिखना है। आपको बोलना है व्हेन द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर। वेपर वर्ड का यूज करना है यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन इवापोरेशन है। ठीक है, लिक्विड जब भी वेपर बन जाता है एट एनी टेम्परेचर, टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है,
जिस लिक्विड का जितना बॉइलिंग पॉइंट है उतना टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, उससे कम थोड़ा टेम्परेचर होना चाहिए, और तभी उसी टेम्परेचर में अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो गया देन दैट इज कॉल्ड एज इवापोरेशन। लिख दीजिए डेफिनेशन में, द चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इवापोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ वेट क्लोथ्स ड्राई अप बाय द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। देखिए, आप बारिश के इस मौसम में, समर सीजन में जब बाहर कपड़े सुखाते हो, पूरा वाइट अच्छे से ओपन करके कपड़ों को सुखाते हो, देन कुछ टाइम के बाद वो कपड़े ड्राई हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? विद द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, ये तो हम जानते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्लोथ से वाटर ड्राई अप होके कैसे उड़ जाते हैं, मतलब इवापोरेशन हो जाते हैं, वो प्रोसेस को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर ये है कि जब भी हम कपड़ों को ड्राई करने के लिए सुखाते हैं, उसको थोड़ा वाइड ओपन करते हैं, तो उसका जो सरफेस एरिया है, हर कपड़े का जो सरफेस एरिया है वो थोड़ा बढ़ जाता है। और ये चीज याद रखिए, अगर लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ गया तो सरफेस एरिया में जितने भी वाटर्स हैं, वाटर पार्टिकल्स हैं, उनकी जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि आराम से वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकते हैं by breaking the force of attraction with other particles, other water particles. वही हम यहाँ पर लिखेंगे, in liquid a small fraction of particle at the surface have higher kinetic energy. They are able to break away from the forces of attraction of other particles and get converted into vapors. The water in wet clothes when spreaded, याद रखना आपको क्लोथ को स्प्रेड करके सुखाना है। The water in clothes get a larger surface area when spreaded, right? As the particles in the surface have higher kinetic energy, they break the force of attraction with other particles and get converted into vapors. Thus, the wet clothes dry up easily by the process of evaporation. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। What are the factors that affect evaporation? ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि इवापोरेशन को इफेक्ट कर सकते हैं? So they are the surface area. आप क्लोथ को जितना स्प्रेड करके सुखाओगे, उसका सरफेस एरिया उतना बढ़ेगा और वो उतनी ही जल्दी ड्राई हो जाएगा। सो सरफेस एरिया इफेक्ट्स द इवापोरेशन। और कौन कौन से फैक्टर है? दैट इज टेम्परेचर, ये तो पता है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, इवापोरेशन उतनी ही जल्दी होगा। अनदर फैक्टर इज ह्यूमिडिटी। अगर एटमॉस्फेयर में वाटर कंटेंट ज्यादा है, वाटर पार्टिकल्स का कंटेंट एटमॉस्फेयर में ज्यादा है, हम जहां पे रहते हैं उसी को हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, एयर की ह्यूमिडिटी, द कंटेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज ह्यूमिडिटी। तो जितना वाटर पार्टिकल एटमॉस्फेयर में रहेगा, हमारे क्लोथ्स को ड्राई अप होने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए ह्यूमिडिटी भी एक फैक्टर है। नेक्स्ट वन इज विंड स्पीड। जितनी तेजी से हवा बहेगी आपके कपड़े उतनी जल्दी सूख जाएंगे। सो ये भी हो गया एक फैक्टर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे द फैक्टर्स दैट अफेक्ट इवापोरेशन आर सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड। आई होप आपको समझ में आ रहा है चीजें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग? इवापोरेशन से हमारे चारों तरफ एक कूलिंग की इफेक्ट आती है, ऐसा क्यों? तो इसको समझने के लिए एक बेसिक चीज आप समझ लीजिए, जब भी आपको एनर्जी गेन करना हो ना, तो आपको टेम्परेचर एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ये पहली चीजें समझना है आपको। जैसे ही आप टेम्परेचर एब्जॉर्ब करोगे तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ये आपके और मेरे बारे में नहीं है, अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ठीक है, जैसे ही वाटर पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो जाएगी, अगर आप उनको टेम्परेचर देते हो तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। बाकी तो हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि लिक्विड के सरफेस एरिया में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। वो क्या करते हैं, अपने दोस्त वाले वाटर पार्टिकल्स से बॉन्ड तोड़ देते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ते हैं और गैस में जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ही एक लेयर ऑफ वाटर गैस में कन्वर्ट हो जाता है, उसी पर नेक्स्ट लेयर ऑफ वाटर जो है उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती रहती है, तो वो अपने काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने के लिए अपने एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जैसे ही एब्जॉर्ब होता है, फटाक से हमको एक कूलिंग इफेक्ट आती है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गई। इसी तरह से इवापोरेशन से एक कूलिंग इफेक्ट आती है। वही हम यहाँ पर लिख देंगे, लिक्विड्स कीप ऑन इवापोरेटिंग फ्रॉम द अपर सरफेस लेयर। As the particles of upper surface get evaporated, the remaining liquid particles absorb energy from the surrounding to regain the energy lost. This absorption of energy from the surrounding make the surrounding cold. Next question है question number 28. Why should we wear cotton clothes in summer? Summer season में हमको cotton के clothes क्यों पहनने चाहिए? ये तो सिंपल सी चीज है, शायद लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा है कि समर सीजन में हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो स्वेटिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए हम पहनते हैं कॉटन के कपड़े। जैसे ही कॉटन क्लोथ स्वेट को एब्जॉर्ब करता है, तो स्वेट क्या होता है,
कॉटन में पूरा स्प्रेड होके एब्जॉर्ब होता है। कॉटन की यही जो स्प्रेडिंग है, वाटर को स्प्रेड करने की जो नेचर है, इससे क्या होता है, वाटर पार्टिकल्स की सरफेस एरिया बढ़ जाती है। जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ती है, सरफेस लेयर के वाटर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, तो वो क्या होते हैं, जल्दी ही इवापोरेट होके गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। वही हम यहाँ पर लिखेंगे, ड्यूरिंग समर वी परस्पायर। परस्पायर मीन्स जो स्वेटिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज परस्पिरेशन। ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर because of the mechanism of our body which keeps us cool. If we wear cotton clothes at this time, cotton will absorb our body sweat. Sweat is exposed completely to the atmosphere through the cotton clothes and is evaporated easily. Next आता है हमारा question number 9. Why do we see water droplets on the outer surface of the glass containing ice cold water? कोई भी ग्लास में आप थोड़ा आइस क्यूब्स ले लीजिए, जैसे ही आप उसको टेबल में थोड़ी देर के लिए रखोगे, आप देखोगे ग्लास के चारों तरफ छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स चिपके हुए हैं। ऐसा क्यों? पहले ही ऊपर आपको मैंने बताया था, पार्टिकल्स को अगर अपनी एनर्जी गेन करनी है तो उनको टेम्परेचर एब्जॉर्ब करना है। दैट मीन्स क्या होता है, जब भी उनका टेम्परेचर आप गिरा दोगे, वो ही पार्टिकल्स की एनर्जी भी लॉस हो जाएगी, कम हो जाएगी। यही वो चीज है कि ग्लास में जब भी आइस क्यूब्स हम रखते हैं, तब ग्लास के आसपास के एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस होते हैं, जो भी गैस पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ही आइस क्यूब के पास आते हैं, वहां पे उनको कम टेम्परेचर फील होता है। जैसे ही कम टेम्परेचर उनको फील होता है, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, और गैसेस की एनर्जी कम हो गया, गैस पार्टिकल्स की एनर्जी कम हो गया, दैट मीन्स दे विल बी इमीडिएटली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, दैट इज वाटर ड्रॉपलेट। वही हम लिखेंगे यहाँ पर, द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर when comes in contact with the ice cold glass of water loses energy and gets converted into liquid state, that is water droplet. So we see water droplets at the outer surface of the glass containing ice cold water. So students, यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर that is matters in our surrounding, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का जो नोट्स है वो खत्म होता है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो, समझ में आया हो, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।